दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोकतंत्र पर कोई आंच आए तो हम दरवाजा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ही पहुंचेंगे। इस देश में संविधान अगर लागू नहीं हो पा रहा है या आम जन के अधिकार जो संविधान देता है, जो हक देता है, अगर वो छीने जा रहे हैं तो आखिरी पड़ाव दरवाजा खटखटाने का सुप्रीम कोर्ट का ही बचता है। और संविधान के अनुसार ही यह देश में कानून का राज है। और अगर सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद ले तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? एक आम नागरिक के भीतर के कुछ सवालों को सुनने के लिए इस देश में कौन बचेगा? वोट के जरिए लोकतंत्र किसी देश में लाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि आज हमें इस आखिरी पड़ाव पर चलना चाहिए और उसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट को लेकर जितने सवाल इस देश के भीतर में है, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संविधान की व्याख्या करने से भी सुप्रीम कोर्ट क्यों कतरा रहा है। और संविधान ने जो हक सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि वह सेंटर को नोटिस भेज सकता है, वो आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको लेकर सो मोटो अपने तौर पर निर्णय लेकर वह सरकार से कह सकता है इसे लागू कीजिए। लेकिन इन सबसे हटकर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगने लगता है कि दरअसल उसी की मानहानि की अवमानना कोई कर रहा है और उसको डिगा रहा है और ऐसे में उसे नोटिस देना चाहिए, तो हमें लगता है एक नए तरीके से इस देश में अब बहस करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि देश संविधान के जरिए चलता है। इस देश को चलाने के लिए आम नागरिक है। वी द पीपुल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है। और वी द पीपुल अगर गायब हो जाए और वी द सत्ता अगर आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आइए जरा आज इस दरवाजे को टटोल लिया जाए, समझ लिया जाए। यह जानते समझते हुए भी कि इस देश के भीतर में नागरिक नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, किसी चीज का कोई महत्व नहीं बचेगा। तो आम आदमी से जुड़े सरोकार क्या सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चले हैं? आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दुरूह हो चला है? इस देश में न्यायपालिका सबसे महंगी हो चली है? इस देश की असमानता की स्थिति में आम नागरिक के लिए न्यायपालिका बची ही नहीं है? इस देश के भीतर में जनता के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से संसद भी चलती है और सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। फिर भी अगर वह ये परसेप्शन को लेकर चल रहा है कि दरअसल अगर वह सुप्रीम कोर्ट है और अगर पार्लियामेंट है, इन दोनों को अगर महसूस होता है कि ये राजा सरीखा जीवन जी सकते हैं, तो फिर शायद आज दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने की जरूरत है। तो आइए इसकी शुरुआत हमें लगता है इस बात से ही करनी चाहिए कि पहली आवाज तकरीबन 2.5 साल पहले जनवरी 2018 में पहली आवाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ही सुनाई दी थी, जब उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर में इस दौर में राजनीतिक सत्ता के जरिए जो जो फैसले होते चले गए उसकी फेरिस्त को अगर सामने रखें और उसके बाद एक सवाल किसी से भी पूछ दीजिए कि जिस चीफ जस्टिस ने इन फैसलों पर मुहर लगाई और रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद वह उसी राजनीतिक सत्ता द्वारा नामित सदस्य के तौर पर पार्लियामेंट में पहुंच गया, तो कुछ सवाल तो उठेंगे ना, और यह सवाल उठने भी चाहिए। डेमोक्रेसी का पहला नियम यही कहता है कि आप सवाल जरूर उठाइए और काउंटर क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से, वह भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से कीजिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन आज तो हम सवाल संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट से ही करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में जो मुश्किल हालातों में जो सवाल बीते 3-4 महीनों में आए हैं, उसमें इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, इस देश की बेरोजगारी की स्थिति, इस देश में जीने के हक का सवाल, इस देश में मजदूरों की मौत, इस देश में सत्ता के निर्णय लेने के बाद इस देश की लाखों की तादाद में मजदूरों की आवाजाही जिस तरह सड़क पर हुई, रेलगाड़ियों में मजदूर मरे, पैदल चलते हुए मरे, लेकिन सब तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने आंख मूंद ली। तो क्या वह सुओ मोटो की स्थिति में नहीं आ सकती थी? बकायदा अधिकार है जो राइट टू लिव लाइवलीहुड है, उसमें जो आर्टिकल्स है 41, 43, 43A और इसके अलावा आर्टिकल 32 इस बात का जिक्र करता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि स्टेट फेल है आम नागरिकों को उसके अधिकार दिलाने में, तो वह संविधान के जरिए उसको यह हक है कि वह तुरंत नोटिस सेंटर को भेज दे। कोई नोटिस नहीं भेजा गया मजदूरों की उस आवाजाही के दौर में। आर्टिकल 21 तो जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार देता है, जो मौलिक अधिकार में आता है। इसमें चिकित्सा का अधिकार है, इसमें शिक्षा का अधिकार है, इसमें पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, इसमें बिजली पानी का अधिकार है, इसमें प्रदूषण रहित जल और हक
के उपयोग का अधिकार है। लेकिन ये सारे हक और अधिकार का जिक्र हम करते हैं तो एक आपके जहन में सवाल आएगा, हमको तो मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, तो क्या संविधान हमसे कहता है कि आप सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। आप बोलेंगे एजुकेशन का हमको हक नहीं मिल पा रहा है, आप कहेंगे कि प्रदूषण से मौतें जो हो रही हैं, यकीनन इतनी बड़ी तादाद में इस देश में दूषित पानी और पर्यावरण की वजह से मौतें हो जाती हैं, लेकिन कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं देता है। आर्टिकल 41 अपने तौर पर बहुत साफ कहता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, जो चुनी हुई राजनीतिक सत्ता है, वो अपनी आर्थिक क्षमता के मुताबिक और जो भी उसका डेवलपमेंट का दायरा है, उसके दायरे में काम का अधिकार वो दे। लेकिन काम का अधिकार दे पाना तो उल्टा इस दौर में जिनके पास काम था वह भी छीनते चला गया। सुप्रीम कोर्ट की कोई पहल क्यों नहीं हुई? आप कहेंगे इन हकों का जिक्र जब आप कर रहे हैं तो फिर ये तो कभी भी थे, लेकिन आज ही क्यों? हमें लगता है कि इसके लिए मौजूदा वक्त में देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े साहब, उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में कुछ ऐसे सवाल निकल कर आए हैं जिसके बाद हमें लगता है कि आज उस सफर पर भी आपको लिए चलते हैं जिस सफर में सुप्रीम कोर्ट खुद ही सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2018 को क्या सवाल खड़ा किया था? उस समय जस्टिस कोरियन जोसेफ थे, जस्टिस चलमेश्वर थे, जस्टिस रंजन गोगोई थे, जस्टिस मदन लुकुर थे। इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पर मिलने के लिए अभी के चीफ जस्टिस भी उस समय वहां पर पहुंचे थे, शरद बोबड़े साहब मुलाकात करने पहुंचे थे जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस गोगोई से। और उस समय जो इनके सवाल थे वो सारे सवाल इतने मौजूद थे जिसमें बहुत साफ तौर पर था, इनके जो द्वारा सवाल उठाए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थितियां ठीक नहीं रहेगी। और लोकतांत्रिक परिस्थितियां सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं होती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुद्दे आते हैं वो मुद्दे किस बेंच के सामने रखे जा रहे हैं, उस बेंच को लेकर कहीं सीनियर जजेस प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जानबूझकर हमसे, ये सारे सवाल उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उनके वक्त के ये सवाल हैं। और जो सवाल उठा गए उन्होंने चार जजेस ने बहुत साफ तौर पर कहा, हमने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से बात की, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हमने देश के सामने ये बातें नहीं रखी और हम नहीं बोले तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनियमितताएं जो थी उस पर बात की है और चीफ जस्टिस पर देश को फैसला करना चाहिए। यानी वो आम नागरिकों से अपील कर रहे थे, हम बस देश का कर्ज अदा कर रहे हैं। यानी हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस देश में टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, देश की पूंजी से चलता है, उसकी कोई अपनी पूंजी नहीं है। और टैक्स पेयर का पैसा और आम नागरिकों के पैसे का मतलब है कि आपको उसके हक को देखना है। और संविधान भी पीपुल के लिए है, जनता के लिए है, तो उसकी व्याख्या उसी रूप में करनी है, सत्ता के लिए व्याख्या नहीं करनी है। लेकिन इस देश के भीतर में जब संकट गहराता चला जाए और इस गहराते हुए संकट के बीच में हमें लगता है कि उस सफर के दूसरे हिस्से पर आए कि क्या हुआ था जब इन चार जजेस ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद क्यों आज कुछ सवाल है। उससे पहले एक सवाल बड़ा जरूरी है। जब आप देश के प्रधानमंत्री होते हैं या जब आप इस देश में चीफ जस्टिस हैं तो आप निजी तौर पर अपने व्यक्ति के तौर पर एक आम नागरिक की तरह नहीं होते हैं। आपके पास असीमित अधिकार हैं और आपकी पहचान समाज में उस रूप में नहीं होती है जैसे किसी एक आम नागरिक के भीतर होती है। और इस देश के भीतर का एक जो सवाल उठा कि हार्ले डेविडसन पर नागपुर में जहां पर मोटरसाइकिल खड़ी थी और चीफ जस्टिस वहां पर पहुंच गए और वो उस पर बैठ गए, उसको लेके जो भी, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी किसी के लिए भी सवाल आएगा कि चीफ जस्टिस के पास इतना वक्त कैसे है। वो बोलेंगे नहीं, वो भी तो एक आम आदमी है, वह भी तो एक मनुष्य है, उसके भीतर की भी तो कुछ भावनाएं होंगी। कहने से काम नहीं चलेगा। और उसके बारे में जो कहा गया वो 50 लाख की मोटरसाइकिल थी या 5 लाख की थी, हमें लगता है ये बहस करने की गुंजाइश नहीं है। समझना यह है कि इस देश के भीतर की राजनीतिक सत्ता जो है उसके भी सरोकार अगर जनता से खत्म हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सरोकार अगर आम जनता से खत्म हो गए हैं, तो फिर इनके भीतर बैठे हुए लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही होगी। मसलन पार्लियामेंट के भीतर गरीबी का सवाल होता है, रैलियों में गरीबों का सवाल होता है, और तो और लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया
कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और गरीबी का भी जिक्र किया कि 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज के जरिए हम किस तरीके से भोजन फ्री में दे रहे हैं। 5 केजी अनाज 80 करोड़ लोगों को 2.25 लाख करोड़ साल भर का अनाज, यही कीमत है। इसमें 80 करोड़ लोग जी लेते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए सीढ़ियों से उतरते हैं लाल किले के प्राचीर से और नीचे आते हैं, तो नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई है वो रेंज रोवर खड़ी हुई है। वो एक गाड़ी में जाएंगे 5 रेंज रोवर और है सिक्योरिटी के लिहाज से 6 रेंज रोवर। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रेंज रोवर गाड़ी आती है जो भारत की नहीं है। टाटा ने इसके साथ समझौता किया था, लेकिन ये ब्रिटिश कंपनी है, लैंड रोवर, रोवर्स कंपनी इसको कहा जाता है, और 1948 में ये शुरू हुई थी। एक गाड़ी की कीमत जो है वो 3.5 करोड़ है। हालांकि जो कॉस्टलेस गाड़ी है वो लगभग 4.5 करोड़ की आती है, लेकिन यह इसका कीमत जो इसकी शुरू होती है वो 80 लाख से शुरू होती है। यानी 6 गाड़ियां रेंज रोवर प्रधानमंत्री के लिए नीचे खड़ी हुई थी, और हर गाड़ी की कीमत 3.5 करोड़, यानी 21 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां क्या ऐसी हैं कि इस रूप में जिया जाए? भारत के अलावे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और रशिया और इंडिया, ये 5 देश हैं जो रेंज रोवर के जो ऑफिशियली इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जगहों पर दूसरी ब्रांड की गाड़ियां हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को देखकर कोई सवाल चीफ जस्टिस के जहन में नहीं आएगा या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस के जहन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनका जीवन भी वैसे ही हो गया है तो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उन न्याय की लड़ाई लड़ने वालों वकीलों की जो फीस है, वह फीस दे पाने की स्थिति में आम नागरिक तो दूर, मिडिल क्लास का आदमी भी नहीं दे सकता है। एवरेज एक पेशी के लिए एवरेज सुप्रीम कोर्ट के भीतर में तकरीबन 20 लाख रुपए एक पेशी के लिए जाते हैं, एवरेज रकम है। मैक्सिमम जो है 60-70 लाख तक लिए जाते हैं, 50 लाख हर कोई लेता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर में जो एडवोकेट्स हैं उन्हीं का महत्व है, उनकी एक फेरिस्त है। ऐसा नहीं है, इस देश के भीतर में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी वकीलों की एक पूरी फेरिस्त थी जो कि पॉलिटिक्स में आई थी, न्याय के लिए आई थी, आम लोगों के हक के लिए आई थी। अगर उस पीरियड में हम आपको लिए चलें, हम उन नामों पे जरा गौर कर रहे थे कि कौन कौन थे। महात्मा गांधी एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति वो एडवोकेट थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी, ताबू भाई देसाई, उमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय जी, कैलाश नाथ काटजू जी, तेज बहादुर सप्रू, सत्यमूर्ति, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे लोग एडवोकेट थे। लेकिन ये जिस लड़ाई को लड़ रहे थे और जिस संघर्ष को कर रहे थे, इसके ठीक पैरेलल में आ जाइए मौजूदा वक्त की राजनीति में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, उन कितनी कितनी कीमत लेते हैं एक एक पेशी की। अगर आप देखिए तो कपिल सिब्बल, कांग्रेस की तरफ से आइए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्वनी कुमार, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, कितने पैसे लेते होंगे एक पेशी के? एवरेज जो है आइएगा पता चलेगा आपको कि 40-50 लाख एवरेज लेते हैं ये लोग। बीजेपी में भी ऐसा नहीं, बीजेपी में रविशंकर प्रसाद, मीनाक्षी लेखी, सदानंद गौड़ा, किरण रिजिजू, नितिन गडकरी, रामचंद्र राव, राजीव प्रताप रूडी, ये वो लोग हैं जो कि मंत्री बने हुए हैं, रमेश विदुड़ी, फग्गन कुलस्ते, ये सारे लोग जो हैं एडवोकेट है, एक लंबी फेरिस्त है। और आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि 2019 के चुनाव में बड़ी तादाद थी जो कि वकीलों को टिकट दिया गया था, लगभग 61 एडवोकेट्स को दिया गया था, बीजेपी ने टिकट दिया था, और लगभग 70 के लगभग कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस को तो सिर्फ 10 जीत पाए, लेकिन बीजेपी के 41 जीत गए। इसका मतलब है कि वकील का प्रोफेशन, एडवोकेट का प्रोफेशन, न्यायपालिका को लेकर सोच जहन में सिर्फ तर्क करना नहीं है, जहन में है कि कहीं कानून को समझे, संविधान को समझे और उसकी व्याख्या जनता के अनुकूल करें, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जन अनुकूल होकर जनता के हक की बात करती है, तभी आप सत्ता में आ पाते हैं। लेकिन यह कैसा डिरेलमेंट है कि जनता की बात गायब हो गई और बड़े बड़े वकील सिर्फ बड़ी बड़ी परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे पिछले दिनों राजस्थान में देखिए, तमाम महान वकील जो थे राजस्थान में, एक तरफ पायलट थे वह भी कांग्रेस के, दूसरी तरफ गहलोत थे वह भी कांग्रेस के, और लड़ाई हो रही थी बड़े बड़े वकीलों के बीच में। उनका जब हमने एवरेज निकाला उसमें हरीश साल्वे भी जुड़ गए, अटॉर्नी जनरल पूर्व के थे वह भी जुड़ गए, और उसका जब निकाला तो पता चला कि 3 दिन की जो सुनवाई हो रही थी उसी का खर्चा तकरीबन 2 करोड़ पार कर गया। इसका मतलब है कि न्यायपालिका आम लोगों के हद से बाहर है।
दोबारा लौटिए इस परिस्थिति में जब ऐसी लड़ाई है। तो ऐसे वकीलों से जब आप पूछेंगे कि इस देश में कानून ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, जनता के लिए कानून की लड़ाई लड़ने वाला जो शख्स होगा उसके लिए क्या किया जाए, मेरे ख्याल से उसमें एक नाम प्रशांत भूषण का आता है। प्रशांत भूषण पीआईएल के जरिए जो आंदोलन उन्होंने इस देश के भीतर में लीगल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए शुरू किया था, अगर उनके कटाक्ष इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुभ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे देश की न्यायपालिका का पिलर जो है अब वह राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोगों के पिलर के साथ मिल गया है। आप कहेंगे ये कैसे? अब हम दोबारा उस सफर पे आपको लिए चलते हैं जिस सफर का जिक्र हम कर रहे थे कि ये आपको जानना चाहिए। जब 4 जजेस की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने डेमोक्रेसी इन डेंजर कहा, तो उसमें चारों जजेस में से एक जस्टिस गगोई भी थे। जस्टिस रंजन गोगोई 12 जनवरी 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्हीं के मुंह से निकला हुआ शब्द था डेमोक्रेसी इन डेंजर। और ठीक 9 महीने बाद वो इस देश के चीफ जस्टिस बन गए 3 अक्टूबर 2018 को। 3 अक्टूबर 2018 के बाद उनका रिटायरमेंट होता है 18 नवंबर 2019। लेकिन इस बीच में इस देश के भीतर में कौन कौन से फैसले लिए गए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई? कश्मीर धारा 370, 3 तलाक, सबरीमला, रफाल डील, राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला, एनआरसी जो असम में लागू किया गया, ये एक महत्वपूर्ण है जो आधा दर्जन फैसले हैं। इस पर फैसला सत्ता के अनुकूल लगा। सवाल होता है जब कोई राजनीति को प्रभावित करने वाला फैसला होता है तो जनता बड़े ध्यान से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही होती है, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जो लोगों को प्रभावित करता हो और राजनीतिक सत्ता को भी प्रभावित या लाभ देता हो तो अक्सर जनता की यह आकांक्षा रहती है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम व्याख्या सही तरीके से करेगा। लेकिन इस देश के भीतर का एक सच यह भी है कि हम लोग संविधान द्वारा जो हक जिन्हें दे दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो मान्यता है, उसका कोई भी फैसला होता है हम लोग उसको दिल से लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही फैसला है और उसके अनुकूल चीजें चलनी चाहिए। लेकिन पैरेलल में एक परसेप्शन बन रहा होता है। यह परसेप्शन क्यों बन रहा था और 2018 में अगर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरू हुआ था तो फिर इसको लेकर मोहर कैसे लगी? जब 18 नवंबर 2019 को जस्टिस गगोई रिटायर होते हैं तो उसके तुरंत बाद 4 महीने के भीतर ही 18 मार्च को यह खबर आ जाती है कि देश की राजनीतिक सत्ता ने नामित किया है रंजन गोगोई को, चीफ जस्टिस गोगोई को, सिर्फ 4 महीने बाद, और अब वो राज्यसभा के सदस्य होंगे। 19 मार्च को उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, ये आपको क्या कहना है इस पर? वो कहते हैं कि भगवान संसद में मुझे स्वतंत्र आवाज की शक्ति दे, मेरे पास कहने को काफी कुछ है, लेकिन मुझे संसद में शपथ लेने दीजिए और तब मैं बोलूंगा। और ये बड़ा अजीबोगरीब संयोग है कि 23 मार्च के बाद जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति और पार्लियामेंट अभी तक शुरू हो नहीं पाई है। माना जा रहा है कि अगस्त के आखिर में या सितंबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट शुरू होगी। तो इंतजार देश करेगा कि क्या वाकई जस्टिस रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे और रिटायर होने के बाद अब एमपी हैं, क्या वो पार्लियामेंट के भीतर इन सवालों को उठाएंगे कि आम लोगों के हक, आम लोगों के सरोकार, आम लोगों को संविधान द्वारा मिले गए हक को छीनने की स्थिति में अगर सत्ता आ चुकी है या उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट को जागना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खर्चा अपने बूते नहीं चलता। ये थोड़ा हमें लगता है ये हर किसी को जहन में होना चाहिए, चाहे वो सैलरी हो, चीफ जस्टिस की सैलरी हो या जजेस की सैलरी हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, डिपार्टमेंट कैंटीन हो, पर्सनल डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी हो, स्टेशनरी हो, सारा खर्चा इस देश के बजट का एक हिस्सा होता है। हमको लगता है आज यह भी जान लीजिए, इस देश के भीतर में एक चीफ जस्टिस पर जो खर्चा होता है उन्हें हर महीने 2,80,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलते हैं। उसके अलावे घर फ्री में मतलब उनके अलाउंस में आता है घर, घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी कहिए, शेफर कहिए, भोजन बनाने वाला कहिए, घूमने फिरने का सामान कहिए, घूमने फिरने जाने के लिए उसमें भी जो आप गाड़ी से घूमते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं, कहीं जाकर रुकते हैं, तमाम तरह के खर्चे जोड़ते चले जाइएगा तो ये खर्चा जब हम निकालने बैठे थे तो एक जज चीफ जस्टिस के ऊपर जो खर्चा होता है वो चाहे अनचाहे एक लिहाज से तकरीबन उनके 2,80,000 वेतन को मिला के 10 लाख रुपए महीने का हो ही जाता है। यानी 1,20,00,000 रुपया एक साल का चीफ जस्टिस पर खर्च होता है। ये एक बजट का हिस्सा है, इसमें भी कोई
आपत्तिजनक बात नहीं है कि ये खर्चा होता है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको तो वो महत्ता चाहिए। और जब कोई चीफ जस्टिस कहीं से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो सड़क से गुजर रहे हों या देश के किसी हिस्से में होते हैं, तो वहाँ की जनता बड़ी गर्व महसूस करती है। हम लोग भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अगर परसेप्शन ऐसा बनते जा रहा है कि जहां पर जनता को यह लगने लगे कि अब उसके अनुकूल ही सुप्रीम कोर्ट नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी निगरानी करता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनको भी देखता है, वहां पर स्थिति नाजुक होती चली जा रही है, तो फिर एक न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठने लगता है, डगमगाने लगता है। तो जब नीचे से उठना शुरू होता है और जब ऊपर के भी वैसी ही अगर परिस्थितियां बनने लगे, तो सोचिए वो कौन सा आखिरी दरवाजा होगा जहां पर इस देश की जनता ठकठकाएगी। ये सवाल भी इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जो अलग अलग तरीके से इस देश में अभी तो मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में फिर भी कम केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावे हाई कोर्ट में जितने केस पेंडिंग है या डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसलिए कम है क्योंकि 2014 में लगभग 62,000 केसेस पेंडिंग थे। आज की तारीख में वो कम होते होते लगभग 60,000 हो गए हैं। तो हम मान लें कि कुछ कम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में काम ठीक ठाक हो रहा है, हम ये मान लें। इसलिए भी मान लें क्योंकि वहां पर अब फुल फ्लेजेड जितने जजेस होने चाहिए 35 जज, वो वहां पर 34 जज वो वहां पर हैं इस वक्त में। हाई कोर्ट में लेकिन 2014 में लगभग 41,53,000 केसेस पेंडिंग थे, जो आज की तारीख में बढ़कर 44,75,000 हो गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है 2014 में 2,62,00,000 केस पेंडिंग थे, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 3,14,00,000 हो गए हैं। इस दौर में क्या हुआ है, और चीजें बिगड़ रही है, पेंडिंग केसेस होते चले जा रहे हैं। वर्किंग स्ट्रेंथ हाई कोर्ट में कम है, सुप्रीम कोर्ट में कमोवेश ठीक ठाक की स्थिति आ गई है, लेकिन उसके अलावे जो स्टाफ होता है, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्तियां जो होती है वह अभी भी कम है। और 2019 का जो डाटा हमारे पास आखिरी आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी मौजूद है, उसके मुताबिक इस समय 17,342 यह वर्किंग स्ट्रेंथ है जुडिशरी की। होनी चाहिए 23,566, यानी 6,224 पद अभी भी रिक्त हैं। ये 2019 में। 2013-14 में रिक्त लगभग 4,403 थे, अब ये बढ़कर 6,224 हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, परिवार या विवाह संबंधी जो विवाद हो जाता है, उनके लिए जो फास्ट ट्रैक बनाने कोर्ट की बात थी, उसमें 704 फास्ट कोर्ट ही हैं, जो कि 1023 होने चाहिए थी। इतना ही नहीं, अगर पिछले 20 बरस का 20 या 25 बरस का अगर आप डाटा निकालिएगा, तो आपकी जानकारी में आएगा कि जितना पैसा सैंक्शन होना चाहिए था, जो सैंक्शन किया गया, रिलीज किया गया सिर्फ 54%। 1993 से लेकर 2019 के बीच में जितना भी पैसा सैंक्शन होना था, यानी अगर 100 रुपए सैंक्शन किया गया, लेकिन पैसा मिला सिर्फ 54 रुपए, 46 रुपए, यानी जो सैंक्शन किया गया वह भी रिलीज नहीं किया गया। तो स्थिति इससे ज्यादा और अटकती जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय 35 के 35 जज हैं, 25 हाई कोर्ट है इस देश के भीतर में, जिसमें 771 परमानेंट होने चाहिए, 308 एडिशनल जजेस होने चाहिए, लेकिन वह भी घटकर इस समय लगभग जो काम कर रहे हैं उसमें 394 वैकेंट है सीट, वह भी कम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, 160 वहां पर जजेस हैं, जिसमें 76 परमानेंट हैं, 84 एडिशनल जजेस हैं। जब हम इनका बजट देख रहे थे और इन स्थिति में आ रहे थे कि किस स्थिति में इस देश के लोगों का पैसा, जनता का पैसा, देश का पैसा, टैक्सपेयर का पैसा, सुप्रीम कोर्ट भी तो उसी हिसाब से चलता है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर का असल सच अगर बजट के जरिए समझना है, तो इसको इस रूप में समझिए कि बजट जो दिया जाता है डेमोक्रेसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका भी है और इलेक्शन कमीशन भी है। जैसे 2018-19 में जो बजट था वो तकरीबन 4,386 करोड़ का था, जो इलेक्शन कमीशन का भी था, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल सभी का था। इसमें जो लॉ एंड जस्टिस के पास पैसा गया वो लगभग 3,173 करोड़। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बजट इस बरस 308 करोड़ 61 लाख, ये 20-21 का बजट है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो चल रहा है। इससे पिछला बजट था वो 296 करोड़ 46 लाख, उससे पहला बजट 258 करोड़ 53 लाख, यानी एक लिहाज से देखिए तो लगातार बढ़ रहा है बजट। 2020-21 में ये 308 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसमें जो अलग अलग
पैसे जो दिए जाते हैं डिपार्टमेंट वाइज भी दिए जाते हैं, वह भी काम तो करने चाहिए ना। क्योंकि आप अगर पैसा दे रहे हैं, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी उसके लिए पैसा दिया, इस बार लगभग 800 करोड़ है, पिछले साल 720 करोड़ था, उससे पहले 630 करोड़ था। या फिर जो आप नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म के लिए जो पैसा करते हैं, वह भी पैसा आप देते हैं। उसमें इस बार इन्होंने 285 करोड़ रुपए दिए हैं, इससे पिछले साल 210 करोड़ दिए थे। उसकी डिलीवरी भी कहीं होनी चाहिए। इन डिलीवरी को देखते हुए आपको जानकर यह हैरत होगी कि ऐसी स्थिति है कि जो इससे पहले हम जिस फास्ट ट्रैक का जिक्र कर रहे थे, उसका पैसा भी निर्भया फंड से निकाला गया और फास्ट ट्रैक के लिए पैसा दिया गया, जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यूं भी कम है। उसमें इस साल लगभग 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इससे पिछले साल लगभग 140 करोड़ रुपए दिए गए थे। और 18-19 में, यानी 2 साल पहले, तो जो फंड था उसको विड्रॉ भी नहीं किया गया था। तो जुडिशरी यूं ही नहीं चलेगी, और जुडिशरी यूं चलनी भी नहीं चाहिए और चल भी नहीं सकती है। सवाल यह है कि अगर जुडिशरी अपने तौर पर ठीक उसी तरह काम करती हुई नजर आए जैसे इस देश की सरकार काम कर रही है, तो आपके पास वो ताकत तो है कि आप इस बात का एहसास करें कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम जुडिशरी हैं, हम इस देश में संसद के ऊपर भी हैं और हम इस देश में संविधान की व्याख्या भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आम लोगों से कटते जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परिस्थिति होती चली जा रही है, आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई स्कूटर भी सुप्रीम कोर्ट के, स्कूटर या मोटरसाइकिल भी उसकी पार्किंग में खड़ा हुआ है। हमें सारी गाड़ियां भरी, यानी जिनके पास गाड़ियां रहती है वही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। दिल्ली जैसी जगह में हाई कोर्ट में भी आपको स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा। कुछ छोटे शहरों के हाई कोर्ट में, जैसे पटना हाई कोर्ट में आप चले जाएंगे, वहां मिल जाएगा, क्योंकि वहां की स्थिति इकोनॉमिकली पर कैपिटा इनकम और बाकी लिहाज से कम है। लेकिन धीरे धीरे तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट की दिशा में ही जाएगा, और न्यायपालिका हो गई है कॉस्टली, और वकील जो हैं वो पॉलिटिक्स में जुड़ गए हैं। पॉलिटिक्स में जुड़ने के बाद वो कई तरीके से प्रभावित करते हैं, पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करते हैं और जुडिशरी को भी प्रभावित करते हैं। और रंजन गोगोई इसका एक टेस्ट केस है, जस्टिस रंजन गोगोई, क्योंकि वह जब सीधे सीधे पार्लियामेंट में आ गए और जिन फैसलों को देते हुए वो आए, उसके बाद मौजूदा वक्त में सवाल है कि जो चीफ जस्टिस शरद बोबड़े हैं, जब उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट अब कार्रवाई करने की स्थिति में प्रशांत भूषण को लेकर आ रही है, सजा सुनाएगी, वो सजा हो सकता है दिन भर सुप्रीम कोर्ट के भीतर खड़े रहने की हो सकता है 1 दिन की जेल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन अगर काम जनता के लिए ना कर पा रहा हो तो जनता क्या करे, और वह भी उस इंस्टीट्यूशन का जिक्र जो कि इस देश में डेमोक्रेसी पर कोई आंच ना आए, संविधान लागू रहे, इसको लेकर आखिरी पड़ाव, आखिरी दरवाजा हो। यह सोचने की बात है, और यह सोचना सुप्रीम कोर्ट को है, इस देश के चीफ जस्टिस को सोचना है कि ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कटते चले जा रहे हैं। जो रेंज रोवर प्राइम मिनिस्टर की है, जनता के पैसे से चलने वाली सरकार और प्रधान सेवक के तौर पर प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी, और दूसरी तरफ जनता के पैसे पर चलने वाला सुप्रीम कोर्ट और संसद की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैर्ले डेविडसन पर नजर आए। एक व्यक्ति के तौर पर हमें लगता है कि समाज के भीतर में सरोकार आपके अपने पहल से भी बनता है। यूं ही लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लिया जाता है कि वो सरल थे और शायद लोगों से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी जीवन की जिंदगी जीने की पद्धति भी सरल थी। महात्मा गांधी भी उसी रूप में लोगों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको सिक्योरिटी चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, रईसी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और उसके बाद जरा सी आंच आप पे आ जाए तो आपको लगे पूरा इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। व्यक्ति इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन को देश बनाता है, और आम जन ने इस देश में सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट किया है। यह सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।